तो नेक्स्ट सेगमेंट लिखिए कैलकुलेशन ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री बाय बॉन्ड एनर्जी डेटा। तो देखो यहाँ पे पहले दो बातें समझनी है आपको। जब भी कभी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी कभी हम केमिकल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो पहले ये दो बातें लिख लीजिए। सबसे पहले पहले पॉइंट में लिखिए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन यानी जब भी कभी बॉन्ड फॉर्म होगा तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज मतलब इस प्रोसेस का डेल्टा एच कैसा लिखेंगे, नेगेटिव। और अगर केमिकल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो केमिकल बॉन्ड क्लीवेज या केमिकल बॉन्ड फिशन लिख लो। फिशन नहीं समझ में आया तो सिंपली केमिकल बॉन्ड ब्रेक भी लिख लो, चलेगा। देन इट इज एनर्जी अब्सॉर्ब। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। तो केमिकल बॉन्ड अगर फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और केमिकल बॉन्ड अगर ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट इस पोर्शन में है, बाकी सब बातें वही है जो हमने पहले सीख रखी है। तो अब इसको देखो, सॉल्व करने की एक ट्रिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अदरवाइज इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करें या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करें, तो ये सब कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बुक्स देखोगे तो दो तरीके के फॉर्मूले लिख देते हैं वो बोलते हैं कि अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, और जब बॉन्ड एनर्जी का सॉल्व करेंगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। ये सब कलाकारी करनी ही नहीं है। सिंपल एक तरीके से सॉल्व करना है जैसे अकाउंटेंसी सॉल्व करी जाती है। आपको हर क्वेश्चन में दो कॉलम बनाने हैं। एक साइड लिखना है एनर्जी गिवन, दूसरी साइड लिखना है एनर्जी रिलीज। दोनों साइड का अलग अलग सम निकाल लो। जो ज्यादा हो उसमें से कम वाला सब्ट्रैक्ट करके ज्यादा वाला एक साइड लगा देना होता है आंसर। ये सबसे सीधा तरीका है। प्रॉफिट टेबल की तरह ना सर? प्रॉफिट टेबल की तरह बिल्कुल परफेक्ट वही काम करना है। क्योंकि यहाँ बार बार कंफ्यूजन आएगा, प्लस लिखे माइनस लिखे, तुमने अगर एक बार भी साइन गलत लगा दिया तो काम बिगड़ जाएगा। तो प्रॉफिट टेबल की तरह बनाना है। एक तरफ लिखो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब, दूसरी तरफ लिखो सारी एनर्जी रिलीज। फिर नेट देखो क्या हुआ, ज्यादा रिलीज हुई कि कम रिलीज हुई। ज्यादा रिलीज हुई तो रिलीज वाले में से एब्जॉर्ब सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिलीज आंसर आएगा, माइनस साइन लगा देना। एब्जॉर्ब में से रिलीज घटाओगे तो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो प्लस साइन लगा देना। बस फाइनल आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, कभी गलती नहीं होगी इसमें। अदरवाइज इसमें मोस्टली साइन कन्वेंशन की वजह से सवाल गलत हो जाता है, और ये बहुत आसान सवाल होता है इसलिए इसको गलत करना अफोर्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए ट्रिक मैंने बदल दी है। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर टेबल की तरह डील करना है। सो हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 ऑफ H2, जैसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं लेटेस्ट से आपको। इससे हमने अमोनिया गैसेस बनाई, ठीक है। इस प्रोसेस का जो इंथैल्पी है वो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब अगर हम इसको बॉन्ड एनर्जी डेटा से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो पहले आपको बॉन्ड्स का आइडिया होना चाहिए। नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के तीन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इस चीज़ को बॉन्ड एनर्जी डेटा से सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको एक टेबल बनानी है जिसमें एक कॉलम में लिखिए एनर्जी एब्जॉर्ब, दूसरे कॉलम में लिखिए एनर्जी रिलीज, और जिस तरफ जो जो वैल्यू उधर उधर वो पुट करते जाइए। इधर वाले साइड में हमने लिखा है एनर्जी एब्जॉर्ब, दूसरी तरफ लिखिए एनर्जी रिलीज। अब एक तरफ से स्टार्ट हो जाइए। तो आप देखो इस क्वेश्चन को अगर हम बॉन्ड एनर्जी डेटा से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कितने मोल के लिए, हाफ मोल के लिए। तो हमारी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन इंटू हाफ, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। नाइट्रोजन एटम फॉर्म में आ गया। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको क्लियरली बताया था एटम्स पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन नॉट मॉलिक्यूल्स। तो अगर केमिकल रिएक्शन का आउटकम लिखना है तो हर चीज को पहले कहाँ ले जाना पड़ेगा, गैसियस एटम में, तब रिएक्शन होगी आगे, उसके पहले रिएक्शन होती ही नहीं है। तो आपको हर चीज को एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है। याद है ये चीज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टाइम बताया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बेसिक डिफरेंस। एटम्स पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूल डज नॉट, मॉलिक्यूल की केमिकल रिएक्शन नहीं बनती। अब अगले केस में यस देखो सर। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक किया। एक मोल के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, हर वैल्यू हमेशा किलो जूल पर मोल में दी जाती है। हाइड्रोजन के कितने मोल है हमारे पास, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई।
दूसरी साइड पहुंचे, अमोनिया फॉर्म होना शुरू हुआ। अब हमारे पास एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होकर अमोनिया गैसियस फॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, ब्रेक होने वाला एब्जॉर्ब में लिखा, रिलीज होने वाला या फॉर्म होने वाला केस रिलीज में लिखा। और ऐसे कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं? 3। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। और कितने मोल फॉन्ड बना रहे हैं? 1 मोल। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 और मल्टीप्लाई करो या ना करो, ये वैल्यू हो गई। बस अब इसको प्रॉफिट टेबल की तरह डील कर लेना है। अगर एब्जॉर्ब एनर्जी ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्ब में से रिलीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिलीज ज़्यादा होगी तो रिलीज में से एब्जॉर्ब सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बाद में साइन लगा देना। कैलकुलेट करते टाइम साइन में बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है, आपको 2 कॉलम फटाफट बनाने और सॉल्व कर देना। समझ गए टेक्निक? ठीक है, तो अब इसको जरा इस यस क्वेश्चन से समझिए, तो यस आपको सर। कुछ क्लिक करेगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो। नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन। Enthalpy of dissociation of PH3 is 954 kilojoule per mole, and that of P2H4 is 1.8485 megajoule. What is the bond enthalpy of PP bond? तो देखो स्ट्रक्चर मैं लिखे देता हूँ। PH3 के लिए अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन के 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, और P2H4 अगर लिखेंगे तो इसमें फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में एक बॉन्ड होगा, और फॉस्फोरस हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो उसने लिखा है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पीएच3 इज 954 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब पीएच3 के अगर सारे बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो उसमें नेट एनर्जी कितनी आ रही है? 954 किलो जूल पर मोल। तो पीएच3 में कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं? 3 पीएच बॉन्ड। तो अगर हम पीएच3 को डिसोशिएट कराएंगे तो उससे एक फॉस्फोरस और तीन हाइड्रोजन आइटम बनेगा, राइट। तो उसका मतलब हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ पीएच का 3 टाइम्स अगर करेंगे तो वैल्यू 954 हो गई। अब यही काम P2H4 के लिए करोगे, तो P2H4 के केस में क्या क्या ब्रेक करना पड़ेगा? 4 पीएच बॉन्ड और एक पीपी बॉन्ड। समझ आया? तो अगर हम P2H4 को ब्रेक करेंगे तो इससे 2 फॉस्फोरस आइटम मिलेंगे और 4 हाइड्रोजन आइटम मिलेंगे। तो इसका अगर लिखेंगे तो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीपी बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीएच बॉन्ड इंटू 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1485 किलो जूल। मेगा जूल दे रखा है ना, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो किलो जूल्स में आ जाएगा। अब देखो 2 इक्वेशन हो गए हमारे पास। पीएच की वैल्यू आपको पता है, उधर सब्सटीट्यूट कर दो, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ पीपी बॉन्ड कितना आ जाएगा? 1485 माइनस 954/3 इंटू 4। ये सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख लीजिए। आया समझ? तो पिछले क्वेश्चन का आंसर 213 किलो जूल पर मोल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द एवरेज SF बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SF6। The value of standard enthalpy of formation of SF6 sulfur gases and F gases are -1100, 275 and 80 kilojoule per mole respectively। तो देखो अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे तो सल्फर सॉलिड की रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ फ्लोरीन गैसेस से करा के SF6 गैसेस बनाएंगे, और SF6 के स्ट्रक्चर में 6 सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड होंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए मैंने आपको रास्ता सिखाया। 2 कॉलम बनाओ, एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज। तो पहले केस में देखो क्या करना है हमको। सल्फर सॉलिड को मैंने आपको बताया किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए गैसियस स्टेट में पहुंचना पड़ता है रिएक्टेंट के। तो सल्फर सॉलिड से सल्फर गैसेस बनाएंगे, उसकी एनर्जी दे रखी है 275 किलो जूल। फिर फ्लोरीन गैसेस से फ्लोरीन गैसेस आइटम बनाएंगे, उसकी एनर्जी देखो 80 किलो जूल पर मोल दे रखी है एक फ्लोरीन आइटम के। और हमारे पास टोटल देखो 6 फ्लोरीन आइटम है, तो 80 इंटू 6 हो गया। उसके बाद जब दूसरे साइड में पहुंचे तो SF6 में 6 सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF6 इज बॉन्ड एनर्जी और सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड इंटू 6 हो जाएगा। अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -1100 दे रखा है, इसका मतलब नेट में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब नेट एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब रिलीज माइनस एब्जॉर्ब लिखो बस। तो अगर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SF इंटू 6 माइनस 275 माइनस 80 इंटू 6 इज इक्वल टू 1100। अब -1100 नहीं लिखना है, क्योंकि हमने पहले एज्यूम कर लिया कि टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिलीज माइनस एब्जॉर्ब किया और उसको रिलीज के इक्वल कर दिया, क्योंकि हमने मान लिया कि रिलीज एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली आंसर दे रखा है -1100। इससे पता चल रहा है नेट में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिलीज माइनस एब्जॉर्ब किया और रिलीज वाले साइन लगा दिया।
तो या तो ऐसा करना चाहिए था कि रिलीज वाले का साइन माइनस यहाँ भी लगाना था और माइनस यहाँ भी लगाना था, तो कैंसिल हो जाता। या फिर बिल्कुल मैंने बताया ना, प्रॉफिट टेबल से आपको समझ में आ गया कितना नेट प्रॉफिट है, तो एब्जॉर्ब साइन फिर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एस एफ बॉन्ड निकालना है आपको। वैल्यू आ जाएगी 1100 प्लस 275 बाई 6 प्लस 80। तो आप सॉल्व करके फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है। अराउंड 309 समथिंग आ जाना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 309 किलो जूल पर मोल आंसर आ जा रहा है। यस सर। इसके बाद बस एक और टर्म लिखना है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट टर्म लिखिए रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। सो रेजोनेंस एनर्जी के लिए लिखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड it is the amount of energy released it is the amount of energy released in the conversion of it is the amount of energy released in the conversion of most stable resonating structure in the conversion of most stable resonating structure to resonance hybrid, most stable resonating structure to resonance hybrid. It is the amount of energy released in the conversion of most stable resonating structure to resonance hybrid, ठीक है। तो अब जैसे सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे आप जानते हो कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनाते हैं हम लोग। अब आप में से कोई इसको उल्टा भी बना सकता है या मतलब ऐसे भी बना सकते हैं, तो इसके दो एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इनका हाइब्रिड होता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम मान लेते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा रिंग में ऐसे घूम रहा है, कहीं पे भी पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड का कन्वर्जन करते हैं तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो बेंजीन का अगर ये स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इस प्रोसेस में रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। या बेटर टू से अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड से ब्रेक करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो बिल्कुल बॉन्ड एनर्जी डेटा की तरह से है। अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मतलब प्रोसेस जो है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। वैसे यहाँ पे भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन लिखो, इट्स द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन and benzene at 25 degrees Celsius are 156 and 49 kilojoule per mole respectively. The standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexene is minus 119 kilojoule per mole. Use these data to estimate the magnitude of resonance energy of benzene. अब देखो पहले स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले उसने लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का पहले आपको थोड़ा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। तो साइक्लोहेक्सेन देखो ऐसे होता है। अच्छा, इतना तो अभी आपने ऑर्गेनिक में सीख ही लिया होगा कि हर कॉर्नर कार्बन होता है और जितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती वो सब हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दी जाती है। जानते हो ना ये बात? यस सर। यस ये जो यस ये पहचान पा रहे हो ना? अगर किसी को नहीं समझ आ पा रहा है तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है CH2
CH2 CH2, ये लिखा हुआ है। जितने भी कॉर्नर होते हैं वो सब कार्बन होते हैं, और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। जितनी वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई नहीं हो रही होती है, उन सब जगह उतने H अपने आप डिफॉल्ट ऐड कर दिए जाते हैं। ऐसा ऑर्गेनिक के साथ डिफॉल्ट है। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर अगर आपको बॉन्ड्स के साथ लिखना है तो ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें सारे बॉन्ड काउंट करने पड़ेंगे, इसलिए बॉन्डिंग के हिसाब से बना देता हूँ। ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। बट इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने का मन नहीं करता, इसलिए साइड में देखो उसका शॉर्टकट है। तो अब अगर हमने इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो आपको पता है कार्बन ग्रेफाइट से बनाएंगे। तो कार्बन ग्रेफाइट की कितनी यूनिट लेनी पड़ेगी? 6। 12 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, यानी 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस ले लेंगे, और इससे हमारा साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन का आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, इसका डेल्टा एच नॉट रिएक्शन गिवन है हमारे पास 156 किलो जूल पर मोल। दूसरे केस में यही चीज़ देखो बेंजीन के लिए दे रखी है। तो बेंजीन के लिए अगर ये चीज़ लिखेंगे तो इट इज 6 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस, इससे हमने बनाया बेंजीन। इसका डेल्टा एच नॉट रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है +49 किलो जूल पर मोल। अच्छा, थोड़ा ध्यान देना, ये -156 है, वो वहाँ डैश जैसा लग रहा है तो सही कर लीजिए, -156 है, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन टाइपिंग का फॉल्ट है, वो माइनस एक्चुअली में यहाँ टाइप है। देख पा रहा हूँ ना, ये जो माइनस इधर लगा है उसको आगे लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन छूट जाएगा। दिस इज -156, ठीक है। साइन का थर्मोडाइनमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए साइन कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो, सही कर लिया इस चीज़ को। अब तीसरे स्टेप में लिखा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड होगा, तो साइक्लोहेक्सीन ये हो गया। इसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से कराएंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस का एनर्जी आपको दे रखी है -119 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब आपको इस डेटा से रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है। तो अब जरा पहले ध्यान से समझो। अगर हमने क्या करा, 6 मोल्स ऑफ कार्बन ग्रेफाइट लिया पहले, भैंस लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, देखते जाइएगा ध्यान से, और 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसियस लिया, इससे पहले बनाया साइक्लोहेक्सेन। फिर साइक्लोहेक्सेन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, बनाया साइक्लोहेक्सीन। फिर इसमें से एक और हाइड्रोजन बाहर निकाला, डाइन। फिर एक और हाइड्रोजन बाहर निकाल दो तो बेंजीन। और बेंजीन के बाद फिर इसमें से रेजोनेंस एनर्जी और रिलीज करा दो, तो आपका फाइनली बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर आ जाएगा जो आपको बनाना है। तो आप देखो, अगर हम यहाँ पे हेस लॉ अप्लाई करें तो आपको पता है यहाँ तक पहुँचने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -156। इस वाले स्टेप में गए तो एक पाई बॉन्ड फॉर्म करा, तो देखो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी हमने निकाल रखी है। यहाँ पे देखो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करा हुआ है, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो +119। फिर देखो एक और पाई बॉन्ड बनाया तो +119। फिर एक और पाई बॉन्ड बनाया तो +119। और इस स्टेप पे रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो माइनस रेजोनेंस एनर्जी लिख दो, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फाइनली बेंजीन का वो वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो सबसे स्टेबल फॉर्म है। अब अगर आप ध्यान से देखो कि मैं इन सारी वैल्यूज का समेशन कर दूं, तो एक्चुअली में देखो क्या हुआ, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन रिएक्ट होने के बाद 3 हाइड्रोजन वापस आ गए, तो इफेक्टिवली 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन रिएक्ट करके बेंजीन बन जा रहे हैं। तो 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन रिएक्ट करके बेंजीन बन जा रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन से मैच कर रही है। तो बस इसका समेशन उठा के आप -49 के इक्वल कर दो, तो हमारा आंसर बन जाएगा -156 +119 इंटू 3 माइनस रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू 49। यहाँ से सॉल्व करो, रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू बताओ, तो आ जाएगा -156 +119 इंटू 3 -49 इज इक्वल टू, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो जो ये वैल्यू आएगी वही आंसर लिख देना। अगर साइन के साथ लिखना पड़ता तो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज एनर्जी है तो माइनस साइन लगा देते। इसको सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर बताना है। ये फाइनली सॉल्व करके 152 किलो जूल पर मोल आ जाएगा।
उसने चूंकि मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप 152 किलो जूल पर मोल लिख देंगे। एक्चुअल सॉल्व करना पड़ेगा या साइन के साथ लिखना होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी तो -152 लिख देंगे। ठीक है, डन। तो विल स्टॉप हियर।